आज के दिन इसराइल ने साउथर्न लेबनान का एक गांव है हिबरिया, वहाँ पर स्ट्राइक किया है और इस स्ट्राइक में 7 लोग अभी तक मारे जा चुके। तो ये जो स्ट्राइक हुआ था ये इस्लामिक इमरजेंसी एंड रिलीफ कॉर्प्स के बिल्डिंग के ऊपर हुआ था। और इसमें जैसे कि इमरजेंसी एंड रिलीफ कॉर्प्स के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने कहा है कि इसमें हमारे 7 वॉलंटियर मारे गए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन थी और एम्बुलेंस एसोसिएशन इधर के इलाके में ये एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराती थी। तो इसराइल ने कुछ और कहा है। इसराइल ने कहा है कि ये जो अटैक हुआ है वो हिजबुल्लाह की बिल्डिंग के ऊपर हुआ है और जितने लोग मारे गए वो हिजबुल्लाह के लोग थे। साथ में इसराइल ने ये भी कहा है कि हमने ये अटैक इसलिए किया क्योंकि हमको यहाँ पर इंटेलिजेंस मिली हुई थी कि यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर जो लोग शामिल है वो इसराइल के ऊपर अटैक करने में वो शामिल रहे हैं। यानी इससे पहले जितने भी हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक हुए थे उसमें ये लोग शामिल थे, तो इन लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने अटैक किया था। और हिजबुल्लाह ने कुछ घंटों बाद उसने भी रिस्पॉन्ड किया और उसने इसराइल का जो एक इलाका पड़ता है नॉर्थ इसराइल में, वहाँ पर उसने स्ट्राइक किया है और उसमें भी इसराइल का एक नागरिक मारा गया। तो ये जो आज के दिन जितना दोनों के बीच में ये इनकाउंटर था हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में, ये सबसे डेडली आज का दिन था जब से लड़ाई शुरू हुई है गाजा में। उसके बाद से आज का दिन था जब इतनी सारी मौतें इस इलाके में हुई। जो दोनों देशों की बॉर्डर लगती है लेबनान और इसराइल के, उसको ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। और जो नॉर्थन इसराइल का इलाका है वो साउथर्न लेबनान से टच होता है और साउथर्न लेबनान में इस समय हिजबुल्लाह की पावर है। वहाँ पर हिजबुल्लाह की वहाँ पर सरकार है और हिजबुल्लाह ही उस एरिया को कंट्रोल करता है। तो हिजबुल्लाह और इसराइल के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। 2006 में इनके बीच में लड़ाई हुई थी जो कि बहुत ही भयानक हुई थी, तो उसकी याद फिर से आने लग गई है क्योंकि उस दौरान जो हिजबुल्लाह और इसराइल में जितने उनके बीच में लड़ाई हुई उसका असर सिविलियन लोगों को भुगतना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो इन दोनों इलाकों से भी सिविलियन लोगों को खाली कराया गया है। तो ये जो सीधे सीधे इसको हम जोड़ सकते हैं, जो यूएन में रेजुलेशन लाया गया था और जो पास हो गया था उसमें ये कहा गया था कि गाजा में सीज़फायर करनी है। और वो रेजुलेशन पास होने से इसराइल ने अब अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। अब वो सीधे इस लड़ाई को एस्केलेट कराना चाह रहा है। पहली चीज़ ये है कि वो गाजा में बहुत ही जल्दी रफ़ा में ऑफेंसिव शुरू करेगा। दूसरा, अगर रफ़ा में ऑफेंसिव शुरू होता है और हिजबुल्लाह भी कूद पड़ता है लड़ाई में तो इसराइल इससे भागेगा नहीं और वो हिजबुल्लाह का सामना करेगा। अभी तक अमेरिका ने उसको रोक के रखा था और अमेरिका की वजह से ही 6 महीने से लड़ाई जो चल रही थी वो लड़ाई केवल गाजा तक सीमित रही थी और हिजबुल्लाह उसमें नहीं कूदा। लेकिन अमेरिका ने जब रेजुलेशन को सपोर्ट दिया और इसराइल से अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो ऐसा लगता है कि अब इसराइल अमेरिका की बात नहीं मानेगा और वो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करेगा। और इसराइल बार बार ये चेतावनी भी देता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह कुछ करतूत करता है तो फिर इसराइल उसको छोड़ेगा नहीं। और अगर ये लड़ाई फिर फुली फ्लैज ये लड़ाई दोनों के बीच में होती है हिजबुल्लाह और इसराइल, तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगी। और हिजबुल्लाह हमास के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास लाखों की संख्या में मिसाइल उसने अपने यहाँ छुपा के रखी हुई है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, उन्होंने आज यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत की है जिसमें उन्होंने यूएस को साफ साफ कह दिया कि इस लड़ाई को जीतने का केवल एक तरीका है, वो है इस लड़ाई को अंतिम पॉइंट तक ले जाया जाए। कहने का मतलब इनका ये है कि इस लड़ाई में हमास को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, उसके लिए हमको रफ़ा में ऑफेंसिव करना पड़ेगा क्योंकि हमास के जो 50% फाइटर है रफ़ा में छुपे हुए हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए रफ़ा में ऑफेंसिव करना ज़रूरी है। तो उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया। अभी जब से रेजुलेशन पास हुआ है तब से इसराइल ने एक डेलीगेशन जो यूएस को भेजने वाला था उस डेलीगेशन को उसने भेजने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये जो पहुँचे योव गैलेंट, ये रेजुलेशन के पास होने से थोड़ा समय पहले पहुंच गए थे यूएस में, तो इस वजह से ये अभी यूएस में पहुंचे और वहाँ पर वो बात कर रहे। और अभी इन्होंने यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के साथ भी बातचीत की थी। लॉयड ऑस्टिन ने उनको सीधे सीधे कह दिया कि इस समय गाजा में सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अमेरिका ने जो रेजुलेशन आया था यूएनएससी में उसमें उसने एब्सटेंड हो गया था, उसने उसमें वोट नहीं डाला, तो उसी वजह से रेजुलेशन 14-0 की बहुमत से पास हो गया। खास बात यह कि अमेरिका ने उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल भी नहीं किया जो कि अंदेशा जताया जा रहा था। तो वीटो पावर का इस्तेमाल ना करना, इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट की जो उसकी पॉलिसी थी यूएन में उससे अब उसने अपने आप को अलग कर दिया है। अब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इसराइल को यूएन में।
दूसरा, अमेरिका ने आज के दिन ये कहा है कि वो जो रेजुलेशन था वो नॉन बाइंडिंग था, उसको बाइंडिंग नहीं करा सकते, यानी अगर इसराइल उसका पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि सीधे सीधे अमेरिका इसराइल का बचाव भी कर रहा है। वो कह रहा है कि इसराइल के ऊपर आप सैंक्शन नहीं लगा सकते या फिर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। जो कि दूसरे मेंबर थे यूएनएससी में, उनका अलग बयान है। उनका कहना ये है कि ये जो रेजुलेशन था ये बाइंडिंग था और इसराइल को उसका पालन करना चाहिए। तो सीधी बात है, अमेरिका के लिए एक ऐसी सिचुएशन है कि वो इसराइल का साथ दे या ना दे। अमेरिका के लिए संकट ये है कि अगर रफ़ा में ऑफेंसिव शुरू होता है इसराइल का, तो उसमें जब खबर आएगी बहुत लोग मरेंगे, तो उससे क्या होगा, इसराइल तो बदनाम होगा, साथ में अमेरिका भी बदनाम होगा और अमेरिका की जो छवि है दुनिया में वो कमज़ोर होगी। साथ में जो अमेरिका के इलेक्शन वो भी नज़दीक आ रहे और अमेरिका के जो इस समय राष्ट्रपति है बाइडन, उनके लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो उनका जो वोटर बेस है, लिबरल वोटर बेस, उनको वो संतुष्ट कर सके। और जो इस समय मुस्लिम मतदाता अमेरिका के, वो भी चाह रहे कि सीज़फायर हो और इसराइल यहाँ पर लड़ाई को ख़त्म करे। तो सीधे सीधे जो बाइडन है उनको लगता है कि उनका चुनाव में जीतना तभी संभव हो पाएगा जब वो इसराइल के ऊपर कुछ सख्त कदम उठाए। नेतन्याहू की आलोचना क्यों हो रही है? पहले तो ये है कि उनके ऊपर आरोप ये है कि पहले तो उनकी नाकामी की वजह से इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर के दिन हमला हुआ था। अगर वो थोड़ा चौकन्ना रहते तो ये अटैक नहीं होता। दूसरा, वो अमेरिका के साथ संबंध इसराइल के साथ ख़राब हुए। अमेरिका जो कि इसराइल का एक बहुत ही मजबूत पार्टनर और बहुत ही पुराना पार्टनर है, जो कि इसराइल को ना केवल सैनिक सहायता देता है बल्कि वो आर्थिक सहायता भी देता है और साथ में उसने डिप्लोमेटिक कवर भी इसराइल को दिया रहता है। तो कमेंटेटर ये कह रहे हैं कि जो नेतन्याहू है, उन्होंने बाइडन के साथ जो संबंध अपने बिगाड़े, उसके कारण इसराइल को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं और इसराइल का भी कोई भी दोस्त नहीं रह गया है। नेतन्याहू के जो संबंध है हर समय वो इन कमेंटेटरों के साथ काफ़ी बुरे रहे, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरह के लीडर है, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी है। तो इस समय जो कमेंटेटर जो आर्टिकल लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो नेतन्याहू को बहुत ही कड़े शब्दों में उनकी आलोचना हो रही है। अल अखबार डेली, ये एक अरेबिक न्यूज़पेपर है और ये लेबनान में छपा करता है ये न्यूज़पेपर। इसमें आज के दिन ये खबर छपी थी कि हो सकता है कि इसराइल जो रफ़ा में ऑफेंसिव है उसको अप्रैल में शुरू करे या फिर मई के शुरुआती दिनों में शुरू करे। और ये जो ऑफेंसिव होगा इसमें लगभग 4 से 8 हफ्ते लगेंगे और इस ऑफेंसिव होने से पहले इसराइल यहाँ से जो सिविलियन लोग हैं, लगभग उनकी संख्या 15 लाख है, तो उनको बाहर निकालेगा यहाँ से और सुरक्षित जगहों तक पहुँचाएगा। साथ में इसराइल जब इनको बाहर निकालेगा तो ये भी वो देखेगा कहीं इन लोगों के साथ हमास के फाइटर भी बाहर ना निकल जाए और हॉस्टेजेस भी छुपा के वो उनको हमास यहाँ से निकाल ना ले। तो इसराइल इस सब को मॉनिटर करेगा। ये जो खबर छपी है ये इजिप्ट के कुछ ऑफिशियल थे, इन्होंने खबर को लीक किया है, तो उस वजह से खबर आज न्यूज़पेपर में छपी है। तो इजिप्ट के जो ऑफिशियल है उनसे इसराइल के ऑफिशियल बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऑफेंसिव रफ़ा हो, और इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये सामने रफ़ा के सामने इजिप्ट की बॉर्डर पड़ती है, तो इजिप्ट को बताना ज़रूरी है। इजिप्ट के जो राष्ट्रपति अब्दल अल फतह अल सीसी, उनको इसराइल की सरकार ने कहा है कि आप हमारे साथ इस ऑपरेशन में आप हमको कोऑर्डिनेट करोगे, आप हमारे साथ रहोगे। तो अब्दुल फतह सीसी ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपका कोई भी सपोर्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं इस ऑपरेशन में आपका कोई हेल्प करूंगा। और मैं ये भी कहता हूं कि हमारी तरफ आप इन लोगों को ना भेजिए, और अगर आप भेजोगे तो फिर आपके और हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। खबर आई है आज के दिन कि 12 लोगों की मौत गाजा में हुई है, और ये मौत उनकी तब हुई है जब ये लोग सप्लाई लेने के लिए, जो ये इधर गाजा समुद्र का इलाका पड़ता है वहाँ पर वो डूब रहे थे। यानी कि जो सप्लाई है वो गाजा के कोस्टल इलाके में डाली जा रही थी एयर ड्रॉप के द्वारा, तो कुछ सप्लाई वो समुद्र की तरफ वो चले गई। तो लोगों में इतनी भुखमरी की स्थिति है तो कि वो सप्लाई को पकड़ने के लिए समुद्र में चल पड़े वो, और वहाँ पर लहर तेज़ होने की वजह से वो डूब गए। तो 12 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो सप्लाई लगातार एयर ड्रॉप द्वारा की जा रही है, इसमें अमेरिका भाग ले रहा है और यूरोपियन देश भी भाग ले रहे हैं। तो उनकी कोशिश ये कि क्योंकि इस समय गाजा में जो सप्लाई है वो काफ़ी कम पहुंच रही है, जो ट्रक है वो उनको पाबंदी लग रही है उनके ऊपर। तो उनके पास केवल एक तरीका ये है कि एयर ड्रॉप किया जाए। तो इसके द्वारा सप्लाई को पैराशूट में भर के उसको एयरप्लेन से छोड़ा जा रहा है और वो सप्लाई फिर लोगों तक पहुँचाई जा रही है। कुछ दिन पहले खबर ये भी आई थी कि कुछ सप्लाई पैराशूट फेल होने की वजह से लोगों के घरों के ऊपर जा गिरी और उसमें कुछ लोगों की सप्लाई के नीचे दबने के कारण मौत भी हो गई थी। तो सप्लाई
के कई डिसएडवांटेज भी है। एक तो ये है कि जो ये एयर ड्रॉप की सप्लाई होती है नाकाफ़ी है, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं पहुंच पाती है, केवल कुछ हज़ार लोगों के लिए तक इलाकों तक ये पहुंच पाती है। और अमेरिका की कोशिश ये भी करने की एक तो कि वो मैरीटाइम कॉरिडोर यहाँ से निकाल रहा है, और मैरीटाइम कॉरिडोर वो सिपरस से निकल के गाज़ा के नॉर्थन इलाके तक पहुँच गया है। एक शिप उससे पहुँच गई है गाज़ा तक, और उसमें 200 टन सप्लाई थी, और दूसरी जो शिप है वो भी अब सिपरस से निकलने वाली है कभी भी, और उसमें 300 टन सप्लाई आएगी। तो एयर ड्रॉप के साथ साथ मैरीटाइम कॉरिडोर भी निकालने की कोशिश की गई थी, और उसमें अभी सफलता मिल गई है। हालांकि उस अभी गाज़ा में पोर्ट फैसिलिटी ना होने के कारण अभी केवल एक दिन में एक शिप निकल पाएगी। अगर पोर्ट फैसिलिटी जल्दी बन जाती है तो फिर एक दिन में काफ़ी शिप निकलेगी और गाज़ा के लोगों तक सप्लाई पहुंचेगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि जो अभी तक जो सप्लाई लड़ाई शुरू होने से पहले थी, ट्रकों की सप्लाई, उसको ढंग से बहाल किया जाए, क्योंकि ट्रकों की जो सप्लाई हो कुछ इलाकों तक ही सीमित की इसराइल ने की गई है। और जैसे कि जो साउथ गाज़ा का इलाका है वहाँ तक की सप्लाई पहुँच पा रही है, जो नॉर्थन गाज़ा का इलाका है वहाँ पर इसराइल ने काफ़ी ट्रकों को वापस भेज दिया है, वहाँ पर वो सप्लाई नहीं पहुँचने दे रहा है। रफ़ा में इसराइल का जो ऑफेंसिव है वो कभी भी हो सकता है, और साथ में उसकी शुरुआत भी इसराइल ने वैसे करनी शुरू कर दी। उसने इसराइल लगातार वो रफ़ा के जो इलाके वहाँ पर वो स्ट्राइक करता रहता है। आज उसने स्ट्राइक किया था रफ़ा में, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। साथ में जो जो खान यूनिस के हॉस्पिटल है, अल अमर हॉस्पिटल, वहाँ से खबर आई है कि अब वो हॉस्पिटल ने फंक्शन करना बंद कर दिया, क्योंकि इसराइल ने वहाँ पर अपनी सेना भेजी थी, जिस कारण इसराइल ने उस इलाके में बुलडोजर चलाए थे और काफ़ी नुकसान उधर पहुँचाया था। अब हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट नहीं जा सकता है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में बिजली बंद हो गई है, और जो स्टाफ थे वो भी भाग गए वहाँ से। और अभी अल नसीर हॉस्पिटल, जो कि सामने हॉस्पिटल पड़ता है, अल अमर हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर भी आज इसराइल ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अपने सैनिकों को वहाँ भेज दिया है। और आज के दिन उसी इलाके के सामने इसराइल ने स्ट्राइक किया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई है। जो अल नसीर हॉस्पिटल की हालत भी अल अमर हॉस्पिटल जैसी हो जाएगी। तो लगातार इसराइल हॉस्पिटलों को निशाना बनाता रहा है गाज़ा में, और उसका कहना है कि इन हॉस्पिटलों का इस्तेमाल हमास छुपने के लिए करता है, जबकि हमास का कहना है कि उसने इन हॉस्पिटलों में कभी भी उसने अपने फाइटरों को नहीं छुपाया। अभी कुछ दिन पहले अल शिफा हॉस्पिटल में इसराइल ने ऑफेंसिव किया था, वहाँ उसने अपनी सेना भेजी थी, और उसमें स्ट्राइक भी उसने उस इलाके में किया था। अल अल शिफा हॉस्पिटल में अभी तक 150 से ज़्यादा लोग उधर मारे गए। इसराइल का कहना है ये जो लोग मारे गए ये हमास से जुड़े हुए थे, जबकि हमास का कहना है कि जो लोग मरे सब सिविलियन लोग थे जिन्होंने यहाँ शरण ले रखी थी।